Now, now we are going to see the classification of bearing, and this classification of bearing is depending upon the type of work, that is how this bearing is work, कैसे ये काम कर रहा है उसमें. Suppose the first type of classification is the sliding contact bearing. ठीक है, this is also known as radial bearing. So objective point of view से पहला क्वेश्चन हमारे पास यही सामने आ गया कि radial bearing is also known as, ऑप्शन हमारे पास रहेंगे sliding contact bearing, rolling contact bearing, notch contact bearing, head contact bearing. So your answer will be radial bearing. ठीक है, या वाइस वर्सा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो you may see that this is a journal. ये journal है. As I took the name journal means is include or it may be a shaft. ठीक है, तो journal और shaft के बारे में हम बात हो रही होगी जब हम journal की बात करेंगे. ठीक है, और this circle और this is as a whole known as bearing. ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे सर bearing तो कोई एक छोटा छोटा मटेरियल होता था, ये ऐसा क्यों हो गया? तो आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल मटेरियल कम अंडर द बेयरिंग. बेयरिंग इज ओनली सपोर्टिव मेंबर ऑन व्हिच शाफ्ट इज सिचुएटेड. इसके शाफ्ट रहता है उसको वो बेयरिंग है. ठीक है, बेयरिंग इज नॉट मूविंग पोर्शन, नॉट ए मूविंग पोर्शन और नॉट ए मूविंग एलिमेंट. तो यहाँ पे जो हम लोग को ये डब्ल्यू दिख रहा है ये घूमता हुआ, ये क्या है? ये है हमारा शाफ्ट. ठीक है, ये शाफ्ट है, ये मूव करेगा. तो अगर ये मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज नॉट अ बेयरिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बेयरिंग इज नॉन मूविंग पोर्शन और द नॉन मूविंग पार्ट. ठीक है, तो डेफिनेशन हमारा खराब हो जाएगा. नाउ यू मे सी दैट यहाँ पे देखो अर्थ किया गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये फिक्स है. ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये फिक्स है, यानी ये पोर्शन फिक्स होगा. और दिस मे बी योर जर्नल, सॉरी दिस में भी योर बेयरिंग, सॉरी दिस में भी योर बेयरिंग, ये बेयरिंग होगा हमारा. ठीक है, अब देखिए दिस इज द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट इनसाइड द बेयरिंग. ठीक है, ये जर्नल देखिए, जर्नल किस पे है? बेयरिंग पे है. ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे कल, देखे भी थे. जर्नल आइदर बेयरिंग पे होगा या बेयरिंग के जर्नल हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिजाइनिंग यू आर गोइंग टू डू. ठीक है, नाउ सो ये क्या होगा? ये शाफ्ट होगा, वो स्लाइड करेगा किस पे? सॉरी, ये जो शाफ्ट है वो स्लाइड किस पे करेगा? बेयरिंग पे. ये शाफ्ट जो है वो स्लाइड करेगा किस पे? बेयरिंग पे. सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द शाफ्ट ये क्या हो गया? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, यानी शाफ्ट और जर्नल के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है. ठीक है, शाफ्ट और जर्नल के बीच में क्या है? कैसा कॉन्टैक्ट है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है. ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका नाम हो गया. Next is roller contact bearing. Now, you may see this diagram. ये डायग्राम दिख रहा है हम लोग को. इस डायग्राम में हम लोग को ये रोलिंग एलिमेंट दिख रहा है छोटा छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये 8 रोलिंग एलिमेंट है, लेकिन जनरली बीच में गैपिंग नहीं होता है. क्योंकि हम डायग्राम बनाए, मेरा डायग्राम आप लोग को देख के हंसी भी आ रही होगी, इतना घटिया डायग्राम बनाया है. कोई बात नहीं, हंसने की बात नहीं, मेरा डायग्राम बचपन से खराब है. क्लास में बच्चों को पनिशमेंट देते थे कि यही डायग्राम बनाना है आप लोग क्लास में. ठीक है, यही अवॉइड करते हैं डायग्राम. ठीक है, तो ये 8 रोलिंग एलिमेंट दिख रहा होगा आप लोग को. ठीक है, दिस रोलिंग एलिमेंट वर्क एज ए बेयरिंग हियर. नाउ यू आर कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज हो गए. बोलेंगे सर ऊपर अभी हम देखे थे कि शाफ्ट जिसके अंदर घूम रहा था वो हमारा बेयरिंग हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे ये रोलिंग एलिमेंट दिख रहा है आप लोग को, आप दिखा रहे हैं वो हमारा बेयरिंग हो गया. यस, according to the condition, according to the design criteria,
ये चीजें होने मतलब चेंज होंगी, ठीक है, ये चीजें क्या होंगी, चेंज होगी, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं इनर रेस, ठीक है, और ये हो गया आउटर रेस, ठीक है। दिस आउटर रेस, ये जो आउटर रेस है, जो आउटर रेस है और जो इनर रेस है, तो इनर रेस इज आल्सो मैंने साफ और जनरल, ठीक है। जो इनर रेस है उसको साफ या जनरल कहेंगे, और इसको कोई रोलिंग एलिमेंट जो रोल कर रहे हैं, और इसको ऊपर देखिए यहाँ पे बियरिंग्स है, ठीक है। तो बियरिंग इज ए नॉन मूविंग पोर्शन, नॉन मूविंग पोर्शन है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर अपर पोर्शन पे है। अब ये जब मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी जो स्मॉल स्मॉल रोलिंग एलिमेंट है वही मूव करेंगे, ठीक है। स्मॉल रोलिंग एलिमेंट भी यहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो बियरिंग होगा आउटर पोर्शन वो क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग कंडीशन, दिस इज नोन एज, according to this working condition, this bearing is known as rolling contact bearing, ठीक है। now come to the objective point of view, objective point of view से अगेन वही क्वेश्चन पूछेगा, रेडियल कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या होता है, उसमें ऑप्शन दे देगा रोलिंग ये है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जो आंसर हो जाएगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो डायग्राम से हम समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट पेज एंड द इम्पोर्टेंट वन। अब यहाँ चीजें जो होंगी इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। Now we know from our past experience that coefficient mu is the coefficient of friction. So mu for sliding is very much higher than mu for the rolling. Mu जो स्लाइडिंग में होगा वो mu रोलिंग से ज्यादा होगा। mu here is the coefficient of friction। बचपन में हम पढ़े हुए हैं coefficient of friction क्लास 9th में, क्लास 10th में नहीं, क्लास 11th में, 12th में और फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में, ठीक है। यहाँ पे mu जानते हैं आप लोग, mu here is the coefficient of friction for the sliding is very much higher than the coefficient of friction for the rolling, ठीक है। so अगर ज्यादा coefficient of friction होगा इसका मतलब क्या होगा, पावर लॉस भी ज्यादा होगा। मान लो ज्यादा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है, यानी उसके मूवमेंट में दिक्कत होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, बचपन से हम लोग यही जानते हैं, यानी अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो उसके मूवमेंट में दिक्कत होगा। मूवमेंट में दिक्कत होगा तो जो पावर हम लोग दे रहे हैं वो पावर टोटली ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, टोटली ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा तो ये ट्रांसफर नहीं होते क्या हो रहा होगा, ठीक है। और ट्रांसफर नहीं होता कहाँ जाएगा, पावर लॉस होगा। सो power loss in the sliding contact bearing is very much higher than the power loss in the rolling contact bearing, okay। so power loss for sliding contact bearing is very much higher than the power loss for the rolling contact bearing, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछ सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द स्लाइडिंग किसका हायर होगा, फॉर द रोलिंग, फॉर द स्लाइडिंग, बोथ हैव सेम वैल्यू, नन ऑफ दिस, आंसर हमारा क्या होगा, mu for the sliding is higher। Similarly अगर mu ज्यादा होगा तो जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से पावर लॉस भी ज्यादा होगा उसमें। तो अगला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पावर लॉस किसमें ज्यादा होगा, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग ज्यादा हो जाएगा। तो mu ज्यादा है, mu ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो ज्यादा जो फोर्स दे रहे हैं वो फोर्स इम्पार्ट नहीं हो रहा तो पावर लॉस होगा, ठीक है। नाउ ये पोर्शन देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन and might be in your examination, might be in your examination। क्यों, क्योंकि ये जो वर्डिंग देख रहे हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, सो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग आर नोन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। क्यों, क्योंकि जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है। सो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग आर नोन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। और में भी आप लोग एग्जाम में भी दिख जाएगी कौन सा बेयरिंग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है, तो योर आंसर विल बी द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग विल बी नोन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द रोलिंग इज वेरी मच लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द स्लाइडिंग। लेकिन इतना हम लोग जानते हैं, देश का बच्चा जान गया है, ये इतना बोलते ही
आप लोग जान गए, मतलब देश का बच्चा अपने जन्म गया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। ठीक है। नाउ another classification, and this classification is purely depend on the layer of lubricant that you are going to use between the bearing and the journal. जर्नल और बियरिंग के बीच में जो लेयर ऑफ लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है ये क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज थिक फिल्म बियरिंग। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज थिक फिल्म बियरिंग। ठीक है। वैसे हम इसको डिस्कस कई बार कर चुके हैं, बस ऑफिशियली आप डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, मतलब डिस्कस किए हैं कई बार, लेकिन हम लोग नोट्स या ऑफिशियली नहीं पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं। आइए, दिस थिक फिल्म बेयरिंग इज आल्सो नोन एज हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग। ठीक है। अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो हम 99% श्योर बोल सकते थे कि ये हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग एग्जाम में आएगा। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला होता तो हम 99% श्योर होते कि हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग एग्जाम में आता। ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन बनता नहीं है, और हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग इज डिजायरेबल वन फॉर डिजाइन क्राइटेरिया। डिजाइनिंग के लिए जो हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग है वो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता है। कांटेक्ट मतलब बेयरिंग और जो जर्नल है उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होगा। Both are separated by a thick layer of lubricant. Okay, thick layer of lubricant. चलिए अब इसका लिखा उसके ऊपर भी लेते हैं। The thick film bearing are those in which working surface are completely separated from each other by the lubricant. And such type of bearing is also called as hydrodynamic lubricated bearing. ठीक है। अब देखिए ये डिजायरेबल क्यों है? Though we are going to give the thick layer of lubricant in between the journal and the bearing, so there may be no metal to metal contact, and you know that if there is metal to metal contact, then intense amount of heat will be generated, and this heat generated must be dissipated in the surrounding totally from thermal equilibrium, and if not, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होगा वो कहाँ जाएगा? That will be absorbed by the journal, either journal or the bearing or the through journal and bearing to the machine component. तो क्या हो जाएगा? Maybe expansion will be there and your machine ceases to work. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। Next type of bearing is known as thin film bearing. As clear from the name that you are going to give a thin layer of bearing. Okay, thin layer of lubricant you are going to give in between journal and the bearing. ये हम लोग करने वाले हैं, मतलब thin film bearing ऐसा होता है। ठीक है। Now the thin film bearing I'm waiting for you. The thin film bearing are those in which although lubricant is present, the working surface is partially contact each other. Mark my word. The working surface is partially contact each other. At least part of the time, such type of bearings are also called as boundary lubricated bearing. Okay. So as there is thin boundary of lubrication, so the thin film lubricant is also known as boundary lubricated bearing. Now come to the point that how examiner is going to ask the question in the objective way. Objective में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर? आइए देखते हैं। ऑप्शन लिख देगा, क्वेश्चन लिखेगा थिक फिल्म बेयरिंग, ऑप्शन में हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग, बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग, हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग भी है। आगे देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग एंड जीरो बेयरिंग। ठीक है। ये चार आपके पास ऑप्शन आएंगे और इन चार ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा थिक फिल्म बेयरिंग के लिए, जो आंसर होगा हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग, लुब्रिकेटेड बेयरिंग। ठीक है।
सिमिलरली फॉर द थिन फिल्म बेयरिंग लिख देगा ऊपर नीचे, फिर अगेन वही सेम 4 ऑप्शन। इस समय तुम्हारा ऑप्शन क्या रहेगा, बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग। Option will be going to choose that correct answer will be the boundary lubricated bearing या vice versa। हाइड्रोडायनामिक lubricated bearing 4 ऑप्शन, थिक फिल्म बेयरिंग, थिक फिल्म बेयरिंग, जीरो फिल्म बेयरिंग एंड नन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हमारा क्या होगा, थिक फिल्म बेयरिंग। ऐसे और जटिल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग तैयार भी होते जा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा स्लो हो जाते हैं हम लोग, डिस्कशन जब ज्यादा करते हैं लंबा तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चीजें हम लोग टाइम पे खत्म हो जाएंगी, डोंट वरी। Now, zero film bearing, ठीक है। So as clear from name that there will be there may be no lubricant between journal and the bearing, and the machine component is operated without lubricant, ठीक है, बिना lubricant का ऑपरेट हो रहा है। So this type of bearing is known as zero film bearing. The zero film bearing are those which operate without any lubricant present, ठीक है, which operate without any lubricant present, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। लास्ट वन और मे बी द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेज क्लास आल्सो, ठीक है। लास्ट वन इज हाइड्रोस्टैटिक और एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड lubricated bearing। Mark my word, हाइड्रोस्टैटिक और एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड lubricated bearing। कल के वीडियो में जो लास्ट में देखा होगा हाइड्रोस्टैटिक bearing, इसी की बात कर रहे थे साहब, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक या एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड lubricated bearing, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये क्यों अलग है बाकी सब बेयरिंग से, आइए देखते हैं। एक बार रीडिंग करते हैं आप लोग के लिए, फिर हम समझाएंगे। द हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग आर दोज which can support steady loads, steady loads के लिए है, ठीक है, which can support steady load without any relative motion between the journal and the bearing। now अब यहाँ से देखिए, this is achieved by forcing externally pressurized lubricant between the member। means here you are going to give the lubricant externally by externally pressurized manner in between the journal and the bearing। means you are not going to give the lubricant in between journal and the bearing। initially शुरुआत में तो journal और bearing के बीच में कोई lubricant नहीं देंगे, बट जब स्टेडी कंडीशन रहेगा तो हम लोग बाहर से जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, यू मे सी इन द लास्ट वीडियो जो हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग था उसमें कई जगह होल थे छोटे छोटे। तो through the hole we are going to pressurize the lubricant into the system, that is in between the journal and the bearing। ऐसा क्यों, अब आइए समझते हैं। as we know that if the heat generated in the bearing is higher than the heat dissipated, ना heat generate हो रहा है उससे कम हीट डिसिपेट हो रहा है सराउंडिंग में, यानी हीट रिलीज हो रहा है सराउंडिंग में, तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा हीट जाएगा कहाँ, दैट एक्स्ट्रा हीट may increase the temperature of the system, but we have the limited amount of lubricant, क्योंकि हम लोग lubricant पहले से दिए हुए हैं और जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो रहा है वो भी lubricant एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, उस कंडीशन में हम लोग वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करेंगे और देन उसकी सहायता से हम ये पता करेंगे कितने मास ऑफ एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट चाहिए। एक न्यूमेरिकल भी होगा, इसमें देखा जाएगा कितने मास ऑफ लुब्रिकेंट चाहिए, उतने मास ऑफ लुब्रिकेंट हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैनर से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बाय द प्रेशराइज, एक्सटर्नली प्रेशराइज कंडीशन, ठीक है। हमारे पास इस समय दो कंडीशन रहते हैं, आइदर अगर जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो रहा है और वो डिसिपेट नहीं हो पा रहा है तो इस कंडीशन में दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। या तो हम रीडिजाइन करें हम लोग जर्नल को या बेयरिंग को, ठीक है, फिर उसमें फिर लंबा मतलब कहता है, या हम लोग एक्सटर्नली प्रेशराइज लुब्रिकेंट हम लोग इस बेयरिंग में डालें, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो रहा है उसके लिए, ठीक है।
तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग का यूज करते हैं इसमें। इसमें भी इजीली बेयरिंग होगी, ठीक है। जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है तो उस फोर्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अगेन लुब्रिकेंट को इंपिंच करते हैं अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अभी तक का। नाउ